नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टीवी 24 के आउटपुट हेड कृष्ण कुमार सिकंदर जी। सिकंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में। इस कार्यक्रम में हम देश दुनिया की उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो सुर्खियों में रहती हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे G20 की। जी हाँ, कश्मीर के श्रीनगर में आज से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हो चुकी है। ये मीटिंग 22 से 24 मई के बीच होगी। इसके पहले G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि इस मीटिंग में शामिल होने वाले डेलीगेट्स यहां आकर देख सकेंगे कि धरती पर स्वर्ग कैसा होता है। इस मीटिंग से कश्मीर के युवाओं को भी काफी उम्मीदें हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि इस मीटिंग के बाद कश्मीर में फॉरेन टूरिस्ट की तादाद काफी तेजी से बढ़ेगी। हालांकि पाकिस्तान और चीन को कश्मीर में इस मीटिंग से काफी परेशानियां थीं, मगर पाकिस्तान तो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ही नहीं है, तो दूसरी तरफ चीन ने इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। चीन का कहना है कि वो विवादित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की G20 बैठक का पूरी तरह से विरोध करता है। भारत ने चीन को जवाब देते हुए कहा है कि वो अपने क्षेत्र में बैठकें आयोजित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसके पहले मार्च में जब अरुणाचल प्रदेश में G20 मीटिंग आयोजित की गई थी, तब भी चीन ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। तब पाकिस्तान ने चीन के बॉयकॉट का समर्थन किया था। तो G20 की बैठक जो कि कश्मीर में शुरू हो चुकी है, सिकंदर जी, निश्चित तौर पर भारत में ये बैठक हो रही है और एक तरफ से जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि युवाओं को इस बैठक से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो पर्यटन ही होता है। बीते दिनों कुछ तरह की घटनाएं भी कश्मीर में हुई है, घाटी लाल हुई है, लेकिन एक कहीं ना कहीं शांति का पैगाम देने की कोशिश क्या ये G20 की बैठक कर सकती है। हालांकि इसके मायने तो काफ़ी अलग होते हैं, लेकिन कितना ज़्यादा प्रभाव आपको लगता है कि इस बैठक का भारत पर पड़ेगा? G20 की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस समय G20 की बैठक का भारत में होना भी तय हुआ जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 इलाकों को चुना और वो दोनों इलाके ऐसे हैं, या तो उस पर पाकिस्तान दावा करता है या चीन दावा करता है जी, और उन दोनों इलाकों को चुना। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में बैठक हुई तो चीन को आपत्ति हुई, चूँकि अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा करता है। जी, हालांकि वो भारत का भी हिस्सा है, वहाँ चुनाव होते हैं, सरकार बनती हैं भारत की, लेकिन चीन जो है अनावश्यक दावा करता है। यही स्थिति कश्मीर की है। कश्मीर में पाकिस्तान दावा करता है, उसको भी चीन का सह प्राप्त है। तो लेकिन इस बार जो हो रहा है वो दूसरी बात है। अब ये अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर की स्थिति भिन्न है। अरुणाचल प्रदेश में कोई आतंकी गतिविधि नहीं है, ना ही जो है चीन जो कोशिश भी करता है तो केवल अपने नक्शे पे करता है, और इधर सीमा के अंदर बहुत कम हलचल होती है, 1-2 झड़प को अगर छोड़ दे तो। लेकिन कश्मीर में तो आतंकी कश्मीर वहाँ से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं। कई पाकिस्तानी आतंकी पकड़े गए, विदेशी भाड़े के आतंकी पकड़े गए, मारे भी गए बड़ी संख्या में। कश्मीर को शुरू से ही पाकिस्तान ने बहुत ही डिस्टर्ब करके रखा, और जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उस स्वर्ग को नर्क बनाने का बहुत काम किया। ये अलग बात है कि जब से धारा 370 हट गई और उसके बाद कश्मीर पर भारत सरकार का जब नियंत्रण सीधा हो गया, स्थानीय पॉलिटिकल जो भी नेता थे, जो पार्टियां थी, दरकिनार कर दी गई, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसका हिस्सा रही हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि कश्मीर में जब आतंकवाद चरम पे था तो उसके पहले फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। जब फारूक अब्दुल्ला ने पूरी तैयारी कर ली कि ये बिगड़ जाए, तब जाकर जो है इन्होंने ये किया, वहाँ पे परिवर्तन किया जी, और छोड़कर चले गए अमेरिका। ऐसी स्थिति में जो है कश्मीर महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि वहाँ पर कहीं कभी युवाओं को पत्थर दिए जाते थे, भारत सरकार के खिलाफ नारे लगाते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे वहाँ पे जो है जो सैनिक हमारे हैं वो निशाना बनते रहे। इन सब बातों को अगर देखा जाए तो वहाँ कश्मीर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो पत्थरबाज युवा जब बाहर निकले हैं और कश्मीर से पाकिस्तान का साया थोड़ा कम हुआ है, तब जाकर वहाँ की हालात में काफ़ी बदलाव आया है। इसलिए इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं वहाँ के युवा। अब ये मीटिंग खास करके G20 की जो मीटिंग है, वो मीटिंग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बिजनेस मीटिंग एक तरह से है और टूरिज्म पर आधारित मीटिंग है।
तो एक जो युवाओं को वहाँ जो आशाएं हैं बूस्टर डोज मिलने की, ये वास्तव में जो है कश्मीर को बूस्टर डोज मिल सकता है। अब सवाल ये है कि कश्मीर के युवाओं को इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, या कश्मीर को इस मीटिंग के बाद क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, जो खास करके आशा लगाकर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान इस मीटिंग में बहुत कोशिश करता रहा, खलल डालने की प्रयास करता रहा, तरह तरह की साजिशें रचता रहा। इसके बावजूद वहाँ सिक्योरिटी अलर्ट पर है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूरा भरोसा है कि इस मीटिंग के जरिए लोकल इकोनॉमी जो है उसको बूस्टर डोज मिलेगा। जम्मू कश्मीर इससे फ़ायदा किसको होगा? जम्मू कश्मीर की हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ को, पश्मीना शॉल को, ड्राई फ्रूट्स को एक नया बिजनेस का नया आयाम मिल सकता है इससे। और टूरिज्म सेक्टर तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कश्मीर में बड़ी संख्या में कभी दौर था कि वहाँ फिल्में शूटिंग हुआ करती थी, जो आज की तारीख में बंद हैं। तो लोगों का आना जाना भी वहाँ बढ़ेगा। और जैसे जैसे टूरिज्म को तो व्यवसाय का कई देश ऐसे हैं जो टूरिज्म के आधार पर ही उनकी पूरी इकोनॉमी है। तो कश्मीर में अगर टूरिज्म विकसित होगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ वहाँ के युवाओं को मिलेगा, इसका फ़ायदा उनको होगा। इसीलिए वो आशा लगाकर बैठे हुए हैं। यहाँ आने वालों को, जो मेहमान जो आने वाले हैं, विदेशी मेहमान, उन सबको दिखाया जाएगा कि यहाँ वो स्थिति नहीं है जो पाकिस्तान बयान करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका जो नक्शा प्रस्तुत किया गया था या जो हालात दिखाई जा रही थी, वो बात वहाँ नहीं है। और जो हमारे विदेशी सैलानी, विदेशी प्रतिनिधि पहुँचेंगे, वो सब के सब कश्मीर में भारत देश के अंदर जो हमारे यहाँ धरती का स्वर्ग है उसे देख पाएंगे। बिल्कुल सर, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि हालांकि पाकिस्तान तो इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन जहां तक चीन की बात है, चीन ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो विवादित क्षेत्र में होने वाली इस मीटिंग में शामिल नहीं होगा। हालांकि ये तो साफ है कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर पर अपना कब्जा चाहता है, भारत का दुश्मन है। चीन की जो हरकतें हैं वो भी किसी से छिपी नहीं है। तो ये किस तरह का संकेत समझा जाए? चीन की विस्तारवादी नीति रही है जी, और चीन को कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को जो समर्थन है वो चीन का समर्थन है जी। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जो हालात है जी, जो आंतरिक हालात है, जो वहाँ की देश की व्यवस्था है, जी, वो भारत पर तो किसी तरह से हावी होने की स्थिति नहीं है। बिल्कुल। वो जो कुछ भी है वो चीन के कर्ज पे चल रहा है जी, और पाकिस्तान जो है वो चीन को अपना मित्र देश मानता है जी, और मित्र देश चीन भी अपना पाकिस्तान को मानता है। तो एक दूसरे के हित, चीन का हित उस पर काफ़ी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके बड़े हिस्से पर चीन अपने प्रोजेक्ट चला रहा है। जी, चीन के उद्योग चल रहे हैं वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि चीन चाहेगा कि पाकिस्तान को परोक्ष ही सही समर्थन करें, क्योंकि हम कई मोर्चों पे देख चुके हैं जब आतंकवादी किसी को घोषित करना होता था, वो पाक पोषित आतंकवादी है या पाकिस्तान में रहता है, तो चीन ने जो है वीटो पावर लगाकर उसे आतंकी घोषित होने से बचा लिया। तो ये चीन और पाकिस्तान का संबंध जग जाहिर है। तो चीन अपने हितों के लिए और पाकिस्तान को संरक्षण प्रदान करने के लिए इस तरह का बयान दे रहा है, जबकि ये तो हमारी संप्रभुता का सवाल है, हमारी ज़मीन है। और सवाल आज विवाद तो कश्मीर पे है ही नहीं है, विवाद तो पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर है। तो चीन के ये बयान कोई मायने नहीं रखते। सरकार बहुत मजबूत सरकार है, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। यही कारण है कि माकूल जवाब मिला है। बिल्कुल, तो एक माकूल जवाब भारत की ओर से चीन को भी मिला है। तो खबरों की खबर में हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आज की दूसरी खबर की। भाजपा सांसद और रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक की अगुवाई में 23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना जारी है। इनका आरोप है कि बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है। उनकी मांग है कि बृजभूषण को पद से हटाया जाए और गिरफ्तारी की जाए। इसके पहले पहलवान सुप्रीम कोर्ट गए थे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सांसद पर केस दर्ज करने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट के तहत 2 केस दर्ज किए हैं। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह इन पहलवानों को चुनौती भी देते हैं कि वो भी अपना नार्को टेस्ट करवाएं। इस पर बजरंग पुनिया ने कहा कि हम सभी किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराया जाए। नार्को टेस्ट लाइव हो ताकि सवाल और जवाबों को पूरा देश सुने। बृजभूषण ने कहा था कि वो अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, मगर शर्त है कि मेरे साथी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी यही टेस्ट होना चाहिए। वो मीडिया बुलाकर इसका ऐलान करें। सिकंदर जी, पिछले 4 महीने पहले भी अगर हम स्थिति देखें तो यही थी और आज भी पहलवानों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। पहलवान अपना मेडल्स लौटाने तक के लिए तैयार हो गए थे। एक तरफ पुलिस को भी निर्देश दिया गया था कोर्ट की तरफ से कि बृजभूषण शरण सिंह पर
केस दर्ज करें, उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए जिस तरह की संगीन धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी तक जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है और पहलवानों का धरना जारी है। क्या ये माना जाए कि इनकी जो मांगे हैं अभी और वो लंबी जा सकती है इस धरने के साथ, और एक्शन ना होना ये कितना संदेह यहाँ पर खड़ा करता है? ये पूरा जो मामला है वो मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक है जी। क्योंकि किसी का यौन शोषण होगा तो वो पहले कोर्ट जाए, पहले सबसे पहले पुलिस में जाएगा। पुलिस में उसकी शिकायत नहीं होती है तो कलेक्टर के पास जाता है, कलेक्टर नहीं सुनता है तो कोर्ट के पास जाते हैं। एक प्रक्रिया है। जिसके साथ यौन शोषण होगा वो बयानबाजी नहीं करेगा, वो अल्टीमेटम नहीं देगा, वो किसी की गिरफ्तारी की मांग नहीं करेगा, वो किसी को पद से हटाने की मांग नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा खेल ही अलग है। एक्चुअल क्या है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक नया नियम बनाया है। वो नियम ये है कि कोई भी पहलवान हो, चाहे वो ओलंपिक पदक जीत कर आया हो या भारत के अंदर ओलंपिक पदक के लिए तैयारी कर रहा हो, इन दो सभी को कुश्ती लड़ना होगा, आपसी प्रतिस्पर्धा होगी और उस प्रतिस्पर्धा में जो हमारे लिए मजबूत स्थिति में रहेगा। मान लिया कि कोई मेडल ले आया हुआ, एक समय आप मेडल ले आए, आप पहलवानी करते थे, आज प्रैक्टिस छोड़ दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे दूसरे पहलवान आपसे मजबूत स्थिति में है, तो क्या उनको दरकिनार कर दिया जाए इसलिए कि केवल आप मेडल लेकर आए हैं? यही एक कानून बना है जिसके तहत उनको भी प्रैक्टिस करनी है और उस मुकाबले में हिस्सा लेना है। इस हिस्सा नहीं लेने के कारण ये चाहते हैं कि हमें जो है सीधे एंट्री मिले, और इसका कारण ये सारा समस्या खड़ी हुई है। मज़ेदार बात यह है कि जंतर मंतर पे जो पहलवान खड़े हैं उनमें से हरियाणा को छोड़कर किसी और दूसरे राज्य का पहलवान नहीं है जी। क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण ये है कि बाकी हरियाणा के ही पहलवान जो है ये चाहते हैं कि पूरा हमारा वर्चस्व हो और जो दंगल हो उसके अंदर हमें ही केवल मौका मिले। तो ये बेसिक लड़ाई जो है हरियाणा वर्सेज अदर के बीच में है। क्योंकि एक बयान देना 3 महीने जनवरी में ये लोग पहली बार आए थे सामने, एक बयान दिए कि हमारे पहलवानों के साथ यौन शोषण हुआ। अभी हाल में चांदगी राम का एक अखाड़ा है दिल्ली में, उनकी बेटी भी कभी एक समय बड़ी रेसलर रही और चांदगी राम ने परंपरा को तोड़कर अपनी बेटियों को कुश्ती के मैदान में उतारा था। उनका स्टेटमेंट आया है, वो भी इंग्लैंड में रहती हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि पहलवान को तो कोई छू नहीं सकता है, ज़रूर कई सहमति रही होगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और आज भी जो है जब टेस्ट होने की बात हुई, अब जब आपसे कहा गया कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट ने FIR करने के लिए कह दिया। जब FIR हो गई, पुलिस जांच कर रही है, तो आप धरने पर बैठे हुए हैं। आप जांच का इंतज़ार कीजिए, पुलिस की प्रक्रिया का इंतज़ार कीजिए, कानून की प्रक्रिया का इंतज़ार कीजिए। जंतर मंतर पर कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भी फैसला होगा वो संविधान की व्यवस्था के तहत होगा, कानून की प्रक्रिया के तहत होगा। और ये पहलवान चाहते हैं कि पहलवानी के ताकत पर, उसके जोर पर हम जो है व्यवस्था को बदल दें। तो ऐसे व्यवस्था नहीं बदली जाती है। अगर आप वास्तव में सचमुच में आपके साथ यौन शोषण हुआ है तो क्यों नहीं आपका टेस्ट हुआ, क्यों नहीं आपका जांच करवाया गया, क्यों आप जांच से भाग रहे हैं? ये महत्वपूर्ण बात है। पूरी लड़ाई ही हरियाणा वर्सेज अदर की है। तो ये जो है, अब रह गई बात, जब भी लाई डिटेक्टर की बात हो रही थी या जो प्रक्रिया है, हालांकि कानूनन रूप से कोर्ट ऐसी चीज़ों को मान्यता नहीं देता है जी। लेकिन बजरंग पुनिया ने एक चुनौती दी थी ब्रजभूषण शरण सिंह को कि उनकी जांच करवाई जाए कि वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। इस पर ब्रजभूषण शरण सिंह का ये बयान आया है कि हम भी जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर इन लोगों की भी जांच होनी चाहिए जो धरने पर बैठे हुए हैं और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। तो अब उन्होंने भी कहा है कि ठीक है, अब लाइव होना चाहिए। अब देखना ये है कि इस कानून की प्रक्रिया के बीच अब तो मांग तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है अधीन हो। अब सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश को देता है कि नहीं देता है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह के टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट कहीं मान्यता नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट साक्ष्य मांगता है, उदाहरण मांगता है। अब कल के तारीख में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो जो साक्षी मलिक से लेकर जितने भी पहलवान जो कह रहे हैं कि हमारे साथ करीब 1000 महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ यौन शोषण हुआ, तो वो महिलाओं का सर्टिफिकेट वहाँ चाहिए कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ कि नहीं, इसकी पुष्टि चाहिए। ये पुष्टि जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं होगा तो लाई डिटेक्टर टेस्ट क्या कर लेगा, नार्को टेस्ट क्या कर लेगा? ये तो सबूत का खेल है। तो जब आपके पास सबूत है
तो आप कोर्ट में जाइए, आप पुलिस में जाइए, आप उस पर कार्रवाई करवाइए। जी। इस तरह से जंतर मंतर पर बैठ के राजनीति, उस पर खाप पंचायत वाले चले आ रहे हैं, पंजाब के किसान चले आ रहे हैं, और उस जंतर मंतर के धरने पर वो लोग चले आ रहे हैं जिनको आज़ादी चाहिए। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। बिल्कुल, और देखना होगा कि इनका ये धरना अब कहाँ तक जाता है और इसका क्या अंजाम होता है। बहरहाल खबरों की खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। सिकंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।